जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां बादस्तूर जारी हैं। मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो अपने अपने हिसाब से कैंपेन में लगी हुई हैं, लेकिन एक सवाल जो हर किसी के जहन में है, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के वर्कर की बात करें, उनके हिमायतियों की बात करें, यही सवाल कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर सिर्फ 2 सीटों पर ही अपने नुमाइंदे जो हैं उनको अनाउंस किया, लेकिन 3 सीटें क्यों छोड़ दी। इसी पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया। जानना चाहूंगी जसरोटिया साहब कि आखिर क्या खौफ था भारतीय जनता पार्टी को, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, जिस सीट को लेकर जो है उन्होंने अपनी मुखालफत भी अपने सर ले ली, जो हम कहें पहाड़ी कबीले को उन्होंने एसटी रिजर्वेशन भी दिलाया, जिसके खिलाफ गुजर बकरवाल थे। इतनी मेहनत करने के बाद क्यों डर गई भारतीय जनता पार्टी के अपना कैंडिडेट तक ना नॉमिनेट कर पाई? देखिए, धन्यवाद पहले तो आपका बहुत बहुत, और आपके चैनल का भी धन्यवाद। सबसे पहली बात ये आती है कि अगर आप जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पहाड़ियों के लिए जो रिजर्वेशन दी गई है इन सब चीज़ों को कर तो उसके बाद आपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा। सबसे पहली बात ये आती है कि जब हमने पहाड़ियों की रिजर्वेशन की बात की तो उनकी बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, और हम किसी भी चीज़ को कम से कम चुनावों के संदर्भ से हम नहीं करते हैं कि चुनावों को देखकर ऐसी चीज़ की जाए कि चुनावों में किस चीज़ का बेनिफिट होगा। जो जिसका हक बनता है, जैसा हक बनता है वैसा उसके साथ किया जाता है। एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी आपको कभी भी उनकी चीज़ें चुनावों को लेकर नहीं होती, और ना ही हम बाकी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तरह कोई चुनावी बटेर हैं जो चुनाव में अपनी बिलों से बाहर निकल आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो आपको हमेशा 24/7/365 लोगों के बीच में लोगों की खिदमत करता नजर आएगा। तभी आप देखिए कि कोरोना काल के उस खौफनाक दौर के अंदर सबसे ज़्यादा शहादतें अगर किसी ने दी थी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दी थी। तो हमारे को ये मैटर नहीं करता कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से किसको करते हैं। रही बात कैंडिडेट्स की, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, हमारा एक पार्ट जो है वो हम एनडीए का एक पार्ट है बहुत बड़ा। तो एनडीए का जो पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट लगेगा हम उसके अकॉर्डिंग ज़रूर आगे करेंगे। हम पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक काम करते हैं, और काम हम कहीं ना कहीं आ जाके, ठीक है एक सियासी पार्टी है तो सियासत के लिए काम तो किया जाता है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के चलते सबका प्रयास भी इसमें शामिल रहता है। और मैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करता हूँ तो इसके अंदर सबको इंसाफ की भी बात आती है। तो जब हम सबको इंसाफ की बात करते हैं तो एसटी समुदाय का अपना इंसाफ था, जो उनको इतनी सीटें यहाँ पर रिजर्व करके दी गई, वो इंसाफ उनके साथ किया गया, और पहाड़ियों के साथ भी इंसाफ किया गया। आप देखिए कि 1996 का अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जीएडी का 1164 नंबर का ऑर्डर है जो मैंने ही लोगों के सामने लेकर आया था, जिसके बारे में दुनिया भूल चुकी थी। वो जीएडी का 1164 नंबर जो ऑर्डर है, उस समय स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी बनाई जाती है जिसको हेड किया जाता है कांग्रेस के एक बहुत बुजुर्ग नेता, उसको हेड करते हैं, और बाकी एनसी के लोग थे। अब उसमें ये सिफारिश क्या करते हैं, खासकर एनसी वाले और कांग्रेस वाले जिनको आज अचानक से एसटी का बड़ा दुख होना शुरू हो गया है या एससी के लिए उनका बड़ा प्यार जाग रहा है, तो 1164 का ऑर्डर जीएडी का निकाल के देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने सिफारिश की थी, शायद आर्टिकल 300 से लेकर कोई 330 तक के आर्टिकल थे जिनको ये नहीं मानने को तैयार थे। वो भारत संविधान के आर्टिकल थे उस समय। उनके अंदर जो 2-4 आर्टिकल आते थे वो था पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज। इन्होंने सिफारिश की है कि यहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी एसटीज और एससीज को। और 96 का दौर अगर आपको याद होगा, उस समय तो एनसी को जाता था वोट एसटीज का, और एससी का सारा वोट कांग्रेस को जाता था। इन्हीं से वोट लेकर इनकी पीठ में जो खंजर भोंकने का जो काम किया है इन लोगों ने, ये आज कहाँ से इनके हिमायती बन जाएंगे, भले वो पहाड़ियों के हो भले वो एसटीज के हो। लेकिन जसरोटिया साहब, जो मोमेंटम एक बना हुआ था उस पर ये खरे नहीं उतरे हैं। लोगों की उम्मीदें थी, वर्कर की उम्मीदें थी, उनको मायूस करके कैंडिडेट को ना उतारना, क्या आने वाले जो असेंबली इंतखाबात में उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक सेटबैक नहीं लगेगा? देखिए, मैं फिर वही चीज़ कहना चाहता हूँ, एनडीए हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट है। एनडीए के अंदर जो है हमारा कार्यकर्ता सभी के लिए काम करने के लिए कार्यकर्ता वही एंथुसियास्टिक, और हमारा कार्यकर्ता जो है वो सर्वप्रथम देश के लिए काम करता है। देश हित में क्या है हम उसके लिए काम करते हैं। और कहीं ना कहीं जो ये वहाँ पर एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चली आ रही है, डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स चली आ रही है 60-70 साल से, जो लोगों ने यहाँ पर आज तक हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का रक्तपात किया है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को जिन्होंने बेवकूफ़ बनाया, मुझे लगता है उनके अगेंस्ट ये एक लड़ाई है। तो इसके अंदर ये सब चीज़ें सोचना, इस पर्सपेक्टिव से कैंडिडेट है या नहीं है, इस पर्सपेक्टिव से देखने के बजाय मुझे लगता है इस पर्सपेक्टिव से लोगों को चीज़ को देखना चाहिए कि जिस डायनेस्टिकल पार्टीज़ ने आज तक आपके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, उनका जो सोच है वो कामयाब नहीं होनी चाहिए।
अगर हम देखें जम्मू रियासी का जो इंतखाबात होने वाले हैं, दूसरा मरहला शुरू होने वाला है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस तरीके से देखती है? अगर हम पहले मरहले की बात करें, डोडा उधमपुर कठुआ की, तो वहाँ पर जो है मानना है कि कांग्रेस जो है वो अपनी जीत हासिल कर सकती है। तो जम्मू रियासी की सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी सेंसिटिव है या किस तरीके से कंपेन कर रही है? देखें, जो आपने पहली सीट की बात की है, जो मेरी खुद की है, कठुआ उधमपुर लोकसभा, जो मेरा खुद का गांव है जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जो सैसवा पड़ता है, जहां से मैं आता हूं, 11-12 दिन से मैं वहीं पर था लगातार। जो काम किया हम लोगों ने अपनी मेरी जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, बनी में भी जो फ़ोन पे ही बात हो पाई, बनी में जा नहीं पाया, वहाँ पर भी मैंने 2-3 साल बहुत काम किया हुआ है। बसोली में राजनाथ सिंह जी की रैली भी करवाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले बात मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। जो हमारे कार्यकर्ताओं का एंथुजियाज़म था, जो हमारे वहाँ पर एक आम वोटर ने जो वोट किया है भारतीय जनता पार्टी की, पिछले 10 सालों से जो कार्य किए गए लोगों के लिए, जो तरक्की वहाँ पर हुई है, उसको देखकर लोगों ने हमें वोट किया। और ये आप निश्चिंत होकर चलिए, मैं आज आपके TSL के सभी श्रोताओं को ये कहना चाहता हूँ और ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही वहाँ से जीतेगा। दूसरा, अब हम रियासी वाले जहाँ पर अभी इंतखाबात होना बाकी है, यहाँ पर भी आपको एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी काफ़ी कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये अकेला ही एक जम्मू हमारा एक अकेला प्रोविंस है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर एम्स भी है, IIT भी है, IIM भी है। अकेला पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये ऐसा है। इतने काम जहाँ पर किए गए हों लोगों के साथ, सड़कों का जाल आपके सामने है, हर एक चीज़ जो आपके सामने यहाँ पर की गई है, तो लोग तो ऑब्वियसली उसको वोट डालेंगे। और आज जो लोगों का स्नेह है भारतीय जनता पार्टी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, हर एक इंसान जो है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग कर, माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से पुनः तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर भी आप निश्चिंत हो जाए। बाकी ये इंडिया अलायंस वाले प्रोपोगंडे करते हैं। इन्होंने 2014 में भी एक झूठा सा मैनिफेस्टो बनाया था, 2019 में भी बनाया था, अब 2024 में भी बनाया था। जैसे ये मैनिफेस्टो बनाते हैं वैसे पीछे पीछे रद्दी वाले भी आ जाते हैं। पता हमारे ही काम आने वाला, लोगों के काम आने वाला नहीं है। तो इसीलिए इनके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। ये बेचारे 40 की दौड़ में हैं, हम 400 की दौड़ में हैं। तो यहाँ पर तो मुकाबला ही कोई नहीं है। हमारी सीट पे भी जो था आपके सामने था, वहाँ पर भी निर्णय लोगों ने जो लास्ट में वोटिंग की है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। यहाँ पर भी सभी के सभी लोग बढ़ चढ़कर कमल के फूल को मोहर लगाने वाले हैं। आपने मैनिफेस्टो की बात की, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। तो उसमें जो ज़्यादा फोकस या ज़्यादा तवज्जो जो जिस चीज़ पर दी गई है वो ये कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद औरतें हैं जो है, ख्वातीन जो हैं, उनके हकूक़ को बहाल किया जाएगा। उनकी हक तलफी होती आई है, अब उनको हकूक़ मिलेंगे। तो क्या पहले भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल की रूल कर रही है उसमें भी क्या ख़वातीन को हकूक़ नहीं मिले कि अब दोबारा से इसके लिए मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है? देखें, अगर मैं हिंदुस्तान में ख्वातीन की बात करूं तो ख्वातीन के साथ नाइंसाफ़ी 60 साल हुई है। इसमें आप खुद एक ख्वातीन आप समझ सकती हो। और दुर्भाग्य ये रहा कि 60 साल जो इस देश की जो प्राइम पोस्ट यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो रही, वो पहले भी एक प्रधानमंत्री ने 20-30 साल तक हुकूमत की, उसके बाद इनडायरेक्टली एक लेडी ने इस देश की हुकूमत संभाल रखी। तो 60 साल में आप लेकर चलें कि 55 साल तक जो है, 50 साल तक एक ख्वातीन के हाथ में ही भागडोर रही इस देश की। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, ख्वातीनों के साथ कभी कोई इंसाफ नहीं किया गया। चाहे आप रिजर्वेशन की बात करो, हम अभी आके 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं ख्वातीनों के लिए। ख्वातीनों की आप बात करें तो आर्मी के अंदर उनको रेगुलर कभी भी नहीं लिया जाता था, 2-4, 5-10 साल नौकरी करके घर भेज दिया जाता था। हर एक जगह पर उनके साथ नाइंसाफ़ी होती थी। ट्रिपल तलाक जैसा एक घिनौना कानून, जिसको एक इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान नहीं मानता, बांग्लादेश नहीं मानता और बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं मानते हैं। हमारे देश में मुस्लिम ख्वातीनों के साथ भी ये बहुत बड़ा एक नाइंसाफ़ी होती रही कि वो उससे किसने निजात दिलाई? इसी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। तो मुझे लगता है जो ख्वातीनों के साथ जो इंसाफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके अंदर आने वाले समय में भी ये होगा। और हम तो ये मानते हैं कि आने वाला समय जो है वो ख्वातीनों का है। और मेरा ये भी मानना है कि अगर आप भारत को विकसित भारत 2047 में देख रहे हो, आप तब तक उसे विकसित नहीं बना सकते जब तक जो मर्द और औरत है दोनों के हक हकूक बराबर नहीं होंगे। और मैं तो चाहता हूं कि मर्द जो औरतें हैं ये तो एक्सेल करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। क्योंकि जो पावर जब कभी भी आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, जब भी औरतों के हाथ में पावर रही है उसका हमेशा सही इस्तेमाल हुआ है, सबके साथ इंसाफ किया गया है। मैं खुद पर्सनली मानता हूँ कि इनको उनके हक मिलने चाहिए। और क्योंकि हम अगर आप हिंदू माइथोलॉजी में भी देखें तो हमारे देवी देवता में भी पहले जो है वो ख्वातीनों को माना जाता था। सीता माता का नाम पहले लिया जाता था, राम भगवान का बाद में। राधा जी को पहले कहा जाता था, कृष्ण भगवान को बाद में। पार्वती जी को पहले कहा जाता, शिव जी को बाद में कहा था। तभी तो हमारे वो देवी देवता थे। हमारा ये मानना है कि जब आप अखंड भारत की बात करते हैं तो ख्वातीनों को उनके हक हकूक मिलने चाहिए, उल्टा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस और ज़्यादा प्रिविलेज देनी चाहिए।
मर्दों के बनिस्बत अगर आप आपने समझें। ट्रिपल तलाक की बात की, क्या इससे आपको नहीं लगता कि आप किसी मज़हब में जो है मुदाखलत कर रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं? हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन वो आपको देता है, तो उसके बाद भी अगर आप इस तरीके के कानून लाते तो मुदाखलत नहीं होती किसी मज़हब में? देखिए, सोसाइटी टाइम के साथ रिफॉर्मेशन हर सोसाइटी की हुई है। हमारे यहाँ पर भी प्रथा होती थी, सती प्रथा की जाती थी। बताया क्या सती प्रथा कोई अच्छी चीज़ थी? हमारे यहाँ पर दहेज प्रथा थी, क्या वो कोई अच्छी चीज़ थी? जो सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें गलत हैं उसके अंदर तो मुझे लगता है कि हमें मज़हब से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए, क्यों हम किसी के हक हकूक़ों के साथ, अब सोचिए वो मंजर क्या रहता होगा जब किसी को बेचारी को, क्योंकि उसका खाबिन नहीं रहता था तो उसको सती होना पड़ता था, या किसी ने अगर बच्ची पैदा कर दी तो सारी ज़िंदगी बेचारे पैसे इकट्ठे करते रहते थे कि दहेज देकर इसकी शादी कराएंगे। इस तरह की यहाँ पर प्रैक्टिसेस तो हिंदुस्तान में होती रही, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती रही। अब बचाएं बताएं क्या कसूर था बेचारे जो दलित समाज के लोग हैं, एससी समुदाय के लोग हैं, उनका क्या दोष था कि वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे? क्या ये गलत नहीं थी ये प्रैक्टिस? हमारे जम्मू कश्मीर की तो रियासत को एक बड़ा मैं कहूँगा एक हीरे के रूप में हमारे को एक ऐसा राजा मिला जिसने सबसे पहले अनटचेबिलिटी जम्मू कश्मीर से हटाई थी। आपको याद होगा महाराजा हरि सिंह ने मंदिरों के द्वार खोले थे सभी दलित समाज के लिए। तो जो भी समाज की त्रुटियां हैं उनको, जिस समाज के अंदर चीज़ें हैं उसको ज़रूर उससे ऊपर, मज़हब से ऊपर उठ के हमें सोचना चाहिए। अगर सोचा जा रहा है, मुझे बताएं तो आज इसमें तो सभी खुश होंगे। सभी जो चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जिसकी बच्ची है, जिसकी बेटी है, जिसकी बहन है, वो तो ज़रूर खुश होगा इससे, और खुद ख्वातीन खुश होगी। बताएं इस चीज़ के ऊपर मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर किसी को कोई होना चाहिए, और अगर सबके साथ इंसाफ हुआ है इसके अंदर तो बड़ा अच्छा है, इसको सभी वेलकम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर इल्ज़ामात होते हैं कि मज़हब की राजनीति करती है, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद माइनॉरिटीज़ पर इस चीज़ का असर नहीं पड़ेगा? जी कैसे पड़ेगा इसमें बताएं? जब सबके लिए एक, जो भी आप गलत काम करोगे उसके लिए सबके लिए कानून बराबर है। अगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि किसी ने कोई अगर गलत काम किया तो हिंदू के लिए कानून अलग बना दो, मुस्लिम के लिए कानून अलग बना दो, और ईसाई के लिए कानून अलग बना दो। जब अपराध एक जैसा है तो उसके खिलाफ कानून भी एक जैसा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात आती है। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। आज भी अगर 2,000 रुपया केंद्र से आता है वो सायरा बानो के खाते में भी जाता है, गीता देवी के खाते में जाता है। एम्स के बाहर क्या बोर्ड लगा हुआ है कि केवल हिंदुओं के लिए है? या आपकी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसके ऊपर लिख रखा है केवल मुस्लिम बैठेंगे, हिंदू नहीं बैठेंगे? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जितनी पारदर्शिता से काम किया जा रहा है इतना आज तक नहीं किया गया। जो मजहब के नाम पर खासकर कांग्रेस वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, पूछना चाहता हूँ 60-70 साल तक इन्होंने मुस्लिम्स के लिए क्या किया आज तक? आपने इन्होंने कितना 10 साल से भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है, तो इस 10 साल में भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। हम भारत में अगर बात करें, हल्द्वानी की बात करें, मणिपुर की बात करें, तो उस पर भी कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती है, खुलकर सामने नहीं आती है, कोई बयान अपना नहीं देती है। देखिए मुझे एक भी इंसिडेंस में बताएं कि उसके ऊपर अगर मणिपुर कानून ने अपना उसमें अंदर रोल पूरा नहीं किया। मणिपुर में क्यों नहीं स्टेटमेंट किसी भारतीय जनता पार्टी की जा रही? स्टेटमेंट होने से ज़्यादा मुझे लगता है कानून को अपना काम करना चाहिए। मेरी स्टेटमेंट से स्टेटमेंट कानून से ऊपर नहीं है। लोकसभा इंतखाबात की डेट अनाउंस होने के बाद जो है वो अमित शाह जी वजीर दाखिला जो है वो मणिपुर में गए, लेकिन उससे पहले कभी भी उनका दौरा नहीं हुआ। मणिपुर में इतना कत्लो गर्द हुआ, उस पर भी नहीं बोले, ना ही वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी बोले, और ना ही वजीर दाखिला बोले, ना ही भारतीय जनता पार्टी की जानिब से किसी भी लीडर की तरफ से कोई बयान आया। देखिए मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर जिस तरह से कानून को जो चीज़ करनी चाहिए थी वो पूरी तरह से की गई है। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं हमें सबको ही बयानों से प्रेज़ करना चाहिए। मुझे तो ये मेरा मानना है, जब भी इस तरह का इंसिडेंट्स हो एटलीस्ट सभी नेताओं को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बयान देने चाहिए। क्यों? आपके बयान से हो सकता है सिचुएशन एग्रेवेट हो जाए, तो हमें क्यों करना है? लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। कानून से ऊपर कुछ नहीं है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में न्यायालय है। आज भी अगर दो लोग आपस में लड़ते हैं तो ये कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। तो कानून के ऊपर आज भी हमारा पूरा विश्वास है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर देने भी नहीं चाहिए। क्यों देने चाहिए? मेरा तो ये मानना है इसके अंदर। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है अब की बार 400 पार, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो लीडर हैं, हम अनंत कुमार हेगड़े की ही बात ले लें, तो वो कहते हैं कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे, पावर में आएंगे, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बदलने की बात की जा रही है? देखिए मैं बिल्कुल 400 पार तो हमारा है ही है नारा, और मैं इसमें एक शेर भी हमेशा पढ़ता हूँ, शायद आपने अगर सुना ना हो तो बताओ, मेरा खुद का है कि जाके कह दो शोलों से चिंगारी से कि कमल खिलेगा आपकी बार 400 पार की तैयारी से, कि बरसों बाद बदला है इस देश का मौसम, बरसों बाद बदला है इस देश का मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी पुरानी बीमारी से। वो बीमारी कौन सी है आप जानते हो, जो 60-70 साल से इस देश के साथ थी।
तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग तो इसी तरफ ही जा रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं और हम सब के सब लोग जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को जहाँ तक अगर आप बात करते हो, संविधान की बात करते हो, इन सब चीज़ों की बात करते हो, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन है, आपको लगता नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाए तो देश का कितना बड़ी एक लॉस है जो बचाया जा सकता है? क्योंकि हमारा देश जो है वो 5 साल इलेक्शन मोड में रहता है, हर स्टेट इलेक्शन मोड में रहती है। आप देखिए तो पूरे 5 साल हम लोग इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, कभी यहाँ चुनाव हो रहे हैं, कभी वहाँ चुनाव हो रहे हैं, जबकि जो बड़े बड़े देश हैं इस दुनिया के, उनके अंदर वन नेशन वन इलेक्शन है, और इलेक्शन भी किस दिन की जाती है? संडे के दिन वो इलेक्शन करते हैं। तो अगर हम विकसित भारत बनने का 2047 में अगर हम एक संकल्प लिए हों और हम उस तरफ जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी चेंजेस हैं, जो अच्छी चेंजेस हैं वो होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? कौन नहीं चाहेगा कि देश में एक ही बारी चुनाव हो, एक ही बारी में आपके प्रधानमंत्री और आपके चीफ मिनिस्टर दोनों बन जाए, मिलकर काम करें, 5 साल फिर जब मौका मिले फिर से मिले। 148 करोड़ के लोगों में जब आप चुनाव कराते हो तो आपको कितना बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस को कहाँ से कहाँ मूव करना पड़ता है, कितनी जो गवर्नमेंट की प्रणाली है उसको मूव करना पड़ता है। आप अगर वन नेशन वन इलेक्शन करोगे, मुझे लगता है इस साल आपने 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर ऊपर लाया। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन को करोगे तो पूरे देश में मुझे लगता नहीं कोई गरीब बचेगा। इतना पैसा है कि जो आप आराम से लोगों के बीच में उसको यूज़ कर सकते हो, एक पॉजिटिव चीज़ में यूज़ कर सकते हो। ये वन नेशन वन इलेक्शन शुरू में था, जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो वन नेशन वन इलेक्शन ही चलता था। एक बार, दो बार, तीन बार, 3-4 मरतबा वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ। उसके बाद इंदिरा गांधी जी की जब हुकूमत आई तो उन्होंने 90 से ज़्यादा सरकारें गिराई, जिसमें से 50 तो उन्होंने ही गिराई हैं, इंदिरा गांधी जी ने। जब वो सरकारें आपने गिराना शुरू की, जोड़ तोड़ करना शुरू किए, फिर पूरे देश का समीकरण बदल गया। फिर देश में आपको कभी कहीं चुनाव, कभी कहीं चुनाव। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? पिछले 30-40 सालों से आप हर महीने किसी ना किसी स्टेट में भारत की चुनाव हो रहा होता है, यानी कि आपका सारे का सारा फोकस चुनावों के ऊपर है। तो आप तरक्की कब करोगे, आगे कब बढ़ोगे? तो लॉजिकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें चेंज के लिए बड़ी ज़रूरत है, सभी लोगों को मिलकर इसके लिए आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपोजिशन को भी खड़ा होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। जहाँ कर भी कोई चीज़ में कमी रह चुकी है उसको हम अच्छा करें ताकि देश आगे बढ़ सके। जब देश तरक्की करता है तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। 2047 में विकसित भारत कब बनाओगे? जब पूरे का पूरा देश तरक्की किया होगा। केवल भारतीय जनता पार्टी तरक्की करे या उनका कार्यकर्ता करे, ये हमारी सोच कभी नहीं रही। हम तो चाहते हैं जो कोई भी है वो आगे बढ़ना चाहिए। क्या मरकजी सरकार इस चीज़ पर, इस बात पर गौर व फिक्र कर रही है कि जम्मू कश्मीर को फिर से रियासत का दर्जा देना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमारी कथनी और करनी में कभी फ़र्क नहीं रहता। जो हम कहते हैं वो कर दिखाते हैं। बिल्कुल जी, मोदी जी हैं तो मुमकिन तो है ही है। लेकिन हम ये माननीय आपके सामने अमित शाह साहब ने भी ये बात कही, नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात कही, और ऑन द फ्लोर पहले से कहा गया, और रियासत तो बननी है। प्रैक्टिकली भी आप देखें तो इतनी बड़ी रियासत है, एज ए यूटी इसको चलाना हमेशा थोड़ा टफ रहेगा ही हमारे लिए। पहले कहीं ना कहीं ज़रूरत थी, एक इसकी सर्जरी की ज़रूरत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 50-60 सालों से एनसी और कांग्रेस ने मिलकर जम्मू कश्मीर को एक बीमारू राज्य बना दिया था। उस बीमारू राज्य की जो है सर्जरी की ज़रूरत थी। अब ये सर्जरी आईसीयू में पेशेंट रहा, वो बाहर निकल कर आ गया हुआ है। बहुत जल्दी जो है जम्मू कश्मीर की स्टेट बनेगी। और इसी तरह से लद्दाख जो था, लद्दाख की पिछले 25-30 सालों से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा जो मुझे जाते वहाँ पर 20-25 साल तो मुझे जाते होगा, उनकी एक डिमांड थी यूटी की, उनकी यूटी सेपरेट बन गई। इसकी रियासत बनना बिल्कुल तय है। आपके सामने ये रियासत बनेगी, और जब ये रियासत फिर से बनेगी सबसे पहला मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू में जब दौरा हुआ, उन्होंने कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है, कमल का फूल जम्मू कश्मीर में खिलाया जाए, हम लोगों के दिल जीतना चाहते हैं। तो क्या अभी तक लोगों के दिल नहीं जीत पाए कि एक कैंडिडेट जो है 3 सीटें छोड़ दी, मैदान खाली कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी अपने कदम जो है वो पीछे ले गई, कदम हटा लिए अपनी सीटों से? तो क्या अभी तक आपको नहीं लगता कि अभी भी आप लोगों का दिल नहीं जीत पाए? क्योंकि बीच में ऐसे खबरें थी कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, जिसकी वजह से 3 सीटें उसको छोड़नी पड़ी हैं। देखें, ये तो कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सही में लोगों का दिल ही जीतना चाहती है। अब दिल हम कौन सा जीतना चाहते हैं? जो पाक साफ़ सुथरे दिल हैं, यानी कि एक आम इंसान के दिल, एक गरीब इंसान के, एक पसमानदा इंसान का दिल जीतना चाहते हैं। गुपकार के गलियारों में जो लोग रहते हैं उनके दिल की हमें कोई ज़रूरत नहीं, वो अपना दिल अपने पास रखें, क्योंकि वो तो आज तक कभी किसी आम पसमानदा का दिल नहीं जीत पाए। नहीं, वो लोग तो अभी भी हैं। हाँ, बिखर तो वो गए ही, खैर वो बिखर गए आपकी बात से। एक बिखरे तो वो शुरू से ही थे, कभी गुपकार के नाम पे बिखरे। इंडी अलायंस में देखें तो एक पार्टी को तो उन्होंने दर बदर कर दिया, पीडीपी को। वो तो ना यहाँ कह रहे ना वहाँ कह रहे। तो इनका आपस में ही समन्वय नहीं है, क्योंकि जब आपका कोई कॉमन एजेंडा ही नहीं हो, केवल और केवल मुझे सत्ता पानी है, केवल और केवल मुझे पावर पानी है, केवल और केवल मेरा परिवार जीते, तब आपका अलायंस कोई नहीं चलेगा। भले आप इंडी अलायंस बनाएं, भले गुपकार बने वो आप कोई भी अलायंस बनाएं। जब आपके लिए सर्वप्रथम देश होगा
तभी आप देश को आगे लेकर जा सकते हैं। आपके लिए सर्वप्रथम मेरा परिवार, सर्वप्रथम मेरे लिए मुफ्ती परिवार, सर्वप्रथम मेरे लिए अब्दुल्ला परिवार या गांधी परिवार होगा। ऐसे लोग 200 लोगों का क्या भला करेंगे? तो मुझे लगता है कि जो हमारे लिए है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम जो आम इंसान हैं उनको कम से कम आगे लेकर, जो बीडीसी डीडीसी में आपके सामने कितने नए चेहरे, कितने नए लोग जो हैं जो उभर कर आ गया है, जो 60-70 साल में आज तक नहीं आए थे और सोच भी नहीं सकते थे, कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि हमें भी मौका मिलेगा आगे आके सत्ता संभालने का। आज कितने सारे नए नेता तैयार हुए हैं, क्योंकि ये लोग चाहते थे ऑफ द पीपल, के लिए डेमोक्रेसी थी, ऑफ द पीपल बाय द पीपल, फॉर द मुफ्तीज, फॉर द गांधीज और फॉर द अब्दुल्ला। हम तो चाहते हैं ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल हो और लोगों से ही लोगों का नेता निकल कर उभर कर आगे आए। इसीलिए हम लोग आम और पसमानदा के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए काम करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया, जिनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में फिर से कमल का फूल जो है खिलाएगी, लेकिन 2 सीटों पर किस तरीके से खिलाएगी, आने वाले इंतखाबात यानी कि असेंबली इंतखाबात में इस यहाँ की 3 सीटों को, 3 मैदानों को खाली छोड़ देने का क्या असर पड़ेगा, ये भी देखना बाकी है।